सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सब ठीक ठाक होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने आप सबको टेलीफोन करके भी पता लगाने की कोशिश की थी कि आप सब स्वस्थ हैं, आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं और अपने क्षेत्र में सब लोग स्वस्थ हैं। मुझे यही जानकारी मिली कि आप सब लोग सुरक्षित हैं, लेकिन बहुत दिन से मेरा आपको देखने का, आपसे बातचीत करने का मन हो रहा था, इसलिए टेलीफोन से जानकारी प्राप्त होने के बाद भी मैंने सोचा कि एक बार मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ज़रूर बातचीत करूं। आप जानते हैं कि आज लगभग 3.5 महीने हो गए हैं जब दुनिया में कोरोना वायरस के आने की घोषणा हुई थी। 7 जनवरी को चाइना ने WHO को और दुनिया को बताया था कि उनके देश में एक नया कोरोना वायरस आया है। उस बात को लगभग 3.5 महीना हो गया है। शुरुआती कुछ महीनों में 1-1.5 महीने तक तो हमारा आपके सबके साथ संपर्क भी बना रहा, लेकिन लगभग मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में हमको अपना पब्लिक दरबार भी बंद करना पड़ा और अभी तो पिछले 4 हफ्ते से ज़्यादा से हम लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों पर बंधे हुए हैं। आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से थोड़ा संक्षेप में मैं आप सब कार्यकर्ताओं से जो कोरोना की बीमारी है, कोरोना वायरस का जो प्रकोप खाली भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसके संदर्भ में आप सब के साथ कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहता हूँ। और 7 जनवरी जब अभी आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि 7 जनवरी को सबसे पहले चाइना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये बताया था कि उनके देश में एक नया कोरोना वायरस आया है। और आपको जानकर ये संतोष भी होगा, खुशी भी होगी कि सारी दुनिया में भारत वो पहला देश है जिसने इस खबर के बाद सबसे पहले एक्शन प्रारंभ किया। 7 जनवरी को हमें खबर मिली थी और 8 जनवरी को हमने यहाँ अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में अपने एक्सपर्ट्स को बुलाया, WHO के एक्सपर्ट्स को बुलाया, हमारे सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो समय समय पर मिलते हैं उनकी हम लोगों ने अर्जेंट मीटिंग की और उसमें इसके बारे में विस्तार से चर्चा करके अगले 1 सप्ताह के अंदर अंदर 17 जनवरी को सारे देश को, अगर कोरोना वायरस सारे देश के अंदर किसी भी रूप में बड़े पैमाने पर फैलता है तो उनको क्या क्या तैयारी करनी है इसके लिए उनको तैयार किया। यहाँ से डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरी दी, अपने देश का कम्युनिटी सर्वेलेंस सिस्टम उसको प्रारंभ किया और बड़े देश के एयरपोर्ट्स पर हमने स्क्रीनिंग प्रारंभ की।
यद्यपि हमारे देश में पहला केस 30 जनवरी को आया था, तो भी हमने हमारा सारा काम 8 जनवरी को प्रारंभ कर दिया था। सारी दुनिया को पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी को ये बताया कि एक इंटरनेशनल इमरजेंसी दुनिया के सामने आई है स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई। पहला केस आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, जिसकी जनवरी के अंत से प्रारंभ करके आज तक हम लोग 12 मीटिंगें कर चुके हैं। आपने पिछले समय में जो भी देश में डेवलपमेंट्स होती रही हैं वो सब चीज़ों के आप साक्षी हैं। आपने समय समय पर जो एडवाइजरी दी गई वो भी अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जानी है और जनता कर्फ्यू से लेकर और इस लॉकडाउन तक आप सब चीज़ों से परिचित हैं। मेरा आप सबसे पहले तो ये कहना है कि इस बीमारी के संदर्भ में इसको ज़रा भी कैजुअल तरीके से या लाइटली ना लें। जितनी भी बातें आप सबको बताई जा रही हैं वो टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन की कॉलर ट्यून के माध्यम से, वो बातें भले ही छोटी छोटी हैं लेकिन वो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन छोटी छोटी बातों पर पालन करके आप अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचा सकते हो। मैं जानता हूं कि आपको ये सब कुछ पता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं दोबारा से ये बातें आपके सामने, छोटी छोटी बातें हैं, इनको रिपीट करना चाहता हूँ। भाई थोड़ी थोड़ी बातें, छोटी छोटी बातें सिर्फ आपसे मैं रिपीट करना चाहता हूँ। बार बार आपको अगर ये बताया जाता है कि आपको बराबर अपने हाथों को साबुन से धोकर रखना है, तो उसका कारण ये है कि कोरोना वायरस जिस प्रकार से मैं अभी यहाँ से बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे 1-1.5 मीटर के फासले में होते और मेरे सामने होते तो मेरी बातचीत के अंदर जो मेरे मुंह से थूक के छोटे छोटे कण निकल रहे हैं, इन्हीं के साथ वो वायरस भी आपके मुंह के ऊपर गिर सकता था, आपके मुंह नाक के रास्ते आपके शरीर में जा सकता था और फिर इसका रोग आपके शरीर में हो सकता था। यही थूक की बूंदें अगर मेरे आसपास की टेबल पर गिरती हैं और वहाँ मैं अगर हाथ लगाता हूँ और उसी हाथ को हम मुंह पर, नाक पर, आँख पर लेकर जाते हैं, तो इस प्रकार से भी वो वायरस हमारे शरीर में जा सकता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि अपने हाथों को हम बराबर धो के रखें। खांसते समय, छींकते समय अपने मुंह पर हमेशा हम ये मास्क लगाकर रखें और इसको मास्क से अपने शरीर को, नाक मुंह को ढककर रखें। और अभी जो आग्रह किया जा रहा है कि इस मास्क को आपको सबको बाहर भी लगाना है, उसके पीछे मामूली सी बात यह है कि अगर आप बाहर जाएंगे या किसी भी बिना जान पहचान के व्यक्ति से संपर्क में आते हैं और अगर वो पीड़ित है
तो बातचीत करते करते वो आपको कोरोना वायरस दे सकता है, और अगर आप भी अस्वस्थ हैं तो आप भी दूसरे को दे सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि सभी लोग मास्क लगाकर रखें, और मास्क लगाने के लिए भी कोई बड़ा लंबा चौड़ा सर्जिकल मास्क, N95 मास्क जिसके लिए होल्ड लगी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो मास्क मैंने लगाया हुआ ये साधारण कपड़े का और खादी का साधारण मास्क है जिसको घर में बनाया है, और इसी मास्क को मैं हर समय लगाकर रखता हूँ। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि आप मास्क लगाने की आदत को, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जिनके चेहरे पर मुझे मास्क नज़र नहीं आ रहा, और ये मेरे लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि उसको ये कोरोना का वायरस प्रभावित नहीं कर सकता, तो हम इस गलतफहमी में ना रहें। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बहुत दिन तक आईसीयू में रहकर आए हैं, आपको पता है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग भी इसके प्रकोप से बच नहीं पाए हैं। इसलिए साधारण सी सावधानी अगर हमने छोड़ी तो कोरोना से रिलेटेड दुर्घटना आपके जीवन में घट सकती है। मेरे को आप सब कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य की बहुत चिंता है, इसलिए मैं चाहता था कि आपको मैं एक बार अपने मुंह से ये बात पर्सनल लेवल पर भी कहूं। और जो बार बार सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, ये कोई जुमला नहीं है। आपके लिए घर में रहते हुए भी एक दूसरे से 1-2 मीटर का फासला बना के रखना ये बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर से आएं तो सबसे पहले अच्छी तरीके से नहा धोकर और फिर मास्क लगाकर घर में अगर रहेंगे तो आपके लिए भी और आपके सभी परिवारजनों के लिए भी ये सेफ होगा। आप सबको ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने घर में आपके जितने भी बुजुर्ग हैं, खासकर 65-70 साल से ज़्यादा बड़ी उम्र के, उनके सब लोगों की बहुत विशेष आप चिंता करें। उनके साथ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, और उनको थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर अपने डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करें। ये आवश्यक है कि इस पीरियड में हम घर के बुजुर्ग, घर के बच्चे और घर में अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको खुशी होगी कि दुनिया के 5 देशों ने इस वायरस को आइसोलेट कर लिया है, उसमें से भारत भी एक है। हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय और ICMR ने मिलके वायरस को आइसोलेट कर लिया है, और अभी हम वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं। लेकिन जब तक ये दुनिया के लिए वैक्सीन बनेगी और वैक्सीन बनने के बाद दुनिया को उपलब्ध होगी, और देश में भी हर व्यक्ति को वैक्सीन को उपलब्ध कराना भी कोई साधारण बात नहीं है। अभी भी बहुत सारी ऐसी बीमारियों की वैक्सीन है जो अभी भी देश के बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती हैं। इसलिए तब तक विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों के साथ फासला बना के रखना, और साथ में अभी लॉकडाउन को गंभीरता से इसके नियमों का पालन करना, ये हम सब के लिए सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इन साधारण बातों पर ज़रूर गौर करेंगे। हमने अगर टेलीफोन के अंदर कॉलर ट्यून लगाकर ये बातें लोगों तक पहुंचाई हैं तो इसलिए कि एक हमारे देश में 117 करोड़ टेलीफोन के सब्सक्राइबर हैं, और जितनी बातें हम देश के लोगों को बता रहे हैं
उनको सबसे ज़्यादा ईमानदारी और गंभीरता से हमारे देश में गांव में रहने वाले लोग और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनको अपना रहे हैं। और यही कारण है कि 135 करोड़ के देश में हमारी बीमारी गांवों तक नहीं पहुंच पाई है। जहां जहां शहरों के अंदर हमारे लोग लापरवाही कर रहे हैं, सरकार के बताए हुए रास्ते पर ठीक से चल नहीं रहे हैं। अभी भी मैं बहुत सारे जगहों पर देखता हूं कि खाना बांटने के बहाने हम सब लोग सड़क पर जाकर भीड़ करते हैं और उसमें कोई नियम कायदे कानून उनको फॉलो नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें मुझे दिखती हैं। ये देखकर तो मुझे ज़रूर खुशी होती है कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी गरीब आदमी इस देश में भूखा ना रहे। प्रधानमंत्री जी ने भी, आप जानते हैं कि 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीबों के कल्याण के लिए पैकेज निर्धारित किया और बहुत सारी स्कीम्स के तहत गरीबों के खातों में पैसा जा रहा है, बुजुर्गों के खातों में पैसा जा रहा है, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को गैस के सिलेंडर मिल रहे हैं, हैंडीकैप्ड के लोगों के खाते में पैसा जा रहा है, गरीबों को 5 किलो अनाज मिल रहा है फ्री 3 महीने। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं और समाज में हमारे भाजपा के कार्यकर्ता भी, हमारे संघ के स्वयंसेवक भी, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस काम में लगी हैं कि वो किसी भी गरीब को खाने से और ज़रूरत की चीज़ों से वंचित ना रखें। लेकिन गरीब को खाना खिलाते खिलाते अगर हमने बहुत सारे लोगों को बीमार कर दिया, बहुत जगह से ऐसी खबरें हम लोगों के पास आती हैं जहां खाना बांटने के अंदर सावधानियां ना बरतने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए हैं। इसलिए आप सब जिम्मेदार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मेरा ये निवेदन है कि आप जो भी काम घर से बाहर निकल के कर रहे हैं उसको लॉकडाउन के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के करें। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही ना करें, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रखें। आपको, जैसा मैंने कहा कि आज सौभाग्य से सारी दुनिया के अंदर भारत की स्थिति सबसे बेहतर है। जहां दुनिया में लाखों की तादाद में मरीजों की संख्या हो गई है और जिन लोगों की मृत्यु हो गई है वो संख्या भी हजारों में है। दुनिया भर में 1-1.5-2 लाख तक आज मौतें भी हो चुकी हैं और बड़े बड़े विकसित देशों में, अमेरिका में, यूरोपियन रीजन में भी आज 28-30,000 मौतें एक दिन में पिछले यानी 24 घंटे के अंदर हुई हैं। इसलिए इस बीमारी को हम लाइटली कतई ना लें। लेकिन सौभाग्य से भारत में हमको आज ये पता है कि हमारा दुश्मन कहाँ है। कोरोना वायरस देश के किस जिले में है, किस मोहल्ले में है, और हमने सारे देश को 3 हिस्सों में बांट के रखा है। एक हिस्सा वो है जहां देश के आधे से ज़्यादा जिलों में कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं है और बचे हुए लगभग 350 जिलों में से 2/3 ऐसे हैं जहां केवल किसी भी ज़िले में 1, 2, 3 से ज़्यादा केसेस नहीं हैं और 1/3 ऐसे हैं जिनको हम हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। और इन 1/3, आधे के भी 1/3 में
यानी कि करीब 125 से 150 के बीच में ऐसे ज़िले हैं जहां 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस हैं। कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा तकलीफ है? मुंबई, थाने, पुणे, जयपुर, इंदौर, ऐसे कौन कौन से शहरों में ज़्यादा तकलीफ है, उनकी भी हमें पूरी जानकारी है। अभी पिछले ही सप्ताह मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के पुणे, थाने, मुंबई, इंदौर, भोपाल, इन स्थानों पर संघ के स्वयंसेवक और अपने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इन स्थानों पर संघ के स्वयंसेवक किस प्रकार से वहाँ पर कंटेनमेंट में अपना सहयोग करें, उसकी रणनीति के ऊपर उनसे चर्चा की है। आज सारे देश में हमें पूरा विश्वास है कि अगर आने वाले कुछ सप्ताह में सारे देश के लोग अगर जिस प्रकार से उनको लॉकडाउन इत्यादि का पालन करने के लिए कहा जा रहा है उसको गंभीरता से करेंगे तो बहुत लंबा समय नहीं लगेगा जब हम इस कोरोना वायरस के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। मैं चाहता हूं कि आपके स्तर के कार्यकर्ता इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर अपने संज्ञान में रखें, ताकि आपको अगर किसी को बताना है, किसी से शेयर करना है, तो आपके पास सब जानकारियां उपलब्ध होनी चाहिए। मैं बहुत तेज़ी से इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा और उसके बाद आप में से कुछ कार्यकर्ताओं का नाम पुकार के मैं उनकी भी थोड़ा सा बात सुनूंगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि हमने 17 जनवरी को ही सारे देश के लोगों को, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को डिटेल्ड अपनी हेल्थ एडवाइजरीज दे दी थी कि उन्हें किस प्रकार से इसका सामना करना है। हमने देश में कम्युनिटी सर्वेलेंस शुरू किया। 17 जनवरी को ही हमने चाइना में हमारी एम्बेसी को कहा कि जो भी लोग चाइना से आ रहे हैं उनकी जानकारी हमको भेजिए, और उसी दिन से हमने हर व्यक्ति के ऊपर पैनी निगाह रखनी शुरू की। और उसी का कारण ये था कि जो पहला केस हमारे भारत में हुआ, 20 साल की एक मेडिकल स्टूडेंट थी केरल की, उसको हमने चाइना से आकर, और जब वो कोची अपने घर में पहुंची और उसके 2 दिन के बाद उसको सिम्टम्स हुए, लेकिन चूंकि उसके ऊपर हमने सर्वेलेंस रखी हुई थी ऐसे केसेस के ऊपर जो वहाँ से आ रहे थे, तो हम उसको इनिशियल स्टेजेस में ही पकड़ पाए। और फिर उसने रास्ते में जितने लोगों के साथ उसका संपर्क और संबंध हुआ था, हवाई जहाज में कौन उसके साथ बैठा, कलकत्ता एयरपोर्ट पर उतरकर उसके साथ कौन बैठा, कौन मिला, कलकत्ता के अंदर किस होटल में वो रुकी, वहाँ से कोची के लिए उसने कौन सी फ़्लाइट पकड़ी, रास्ते में कौन सी टैक्सी ली, कौन सा होटल लिया, कौन सी प्राइवेट कार में वो अपने घर तक पहुँची, ऐसे करके हमने 162 उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया। और उसी की ट्रेसिंग के करते करते हमको अपना भारत का दूसरा केस मिला। इस कम्युनिटी सर्वेलेंस को सारे देश में पिछले 3 महीने से हम लगातार कर रहे हैं। इस समय भी पूरे भारत में 8 लाख लोगों के ऊपर हमारी पैनी निगाह है। हमने अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर 15.5 लाख लोगों को स्क्रीन किया।
नेपाल में जब पहला केस आया तो नेपाल के आसपास के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम के बॉर्डर्स पर हमने स्क्रीनिंग शुरू की और 20.5 लाख लोगों को हमने स्क्रीन किया। देश में 15 जो हमारे बड़े मेजर सी पोर्ट्स हैं और करीब 65 हमारे नॉन मेजर सी पोर्ट्स हैं, इन पे हमने 47,500 लोगों को स्क्रीन किया और लगातार हम हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में नए नए फैसले करते रहे, नई नई ट्रैवल की एडवाइजरीज देते रहे, नए नए देशों को हम उसमें शामिल करते रहे और फिर अंत में हमने सारे दुनिया की फ्लाइट्स को बैन किया। 19 मार्च को 21, 22 और 23 मार्च के बीच में भारत में 64,000 लोग आए। ये भारत के ज़्यादातर लोग थे। इनको हमने 64,000 लोगों को क्वारंटाइन किया, इनके ऊपर पैनी निगाह रखी। यद्यपि मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा खतरा नहीं लगता कि हमारे देश की हालत भी अमेरिका, स्पेन, इटली या चाइना जैसी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने खराब से खराब परिस्थिति भी भारत में आए उसके लिए अपनी पूरी तैयारियां की हैं। सारे देश में बड़ी संख्या में कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल, आईसीयू की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, पीपीई किट्स की व्यवस्था, N95 मास्क की व्यवस्था, सब प्रकार की जितनी भी चीज़ों की व्यवस्थाएं हो सकती हैं एक्सट्रीम लेवल पर हमने उन सब की तैयारी भारत के अंदर करके रखी है। सारे दुनिया के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मैं व्यक्तिगत तौर पर संपर्क में भी हूँ। 2 बार हम दुनिया के और साउथ ईस्ट एशिया के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अभी 3-4 दिन पहले G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और हर रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश में भी, देश के चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो बड़े बड़े संगठन हो, चाहे वो WHO के देश में फील्ड में काम करने वाले कई हज़ार लोग हों, अपने स्वास्थ्य कर्मी हो, अपने डॉक्टर हो, सबके साथ हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बराबर संपर्क बनाए हुए हैं। कल हमने सारे देश के रेड क्रॉस के लोगों के साथ, रोटरी इंटरनेशनल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और ज़्यादातर ये कार्यक्रम जो है हम अपने ट्विटर और फेसबुक पर लाइव कर रहे हैं ताकि आपके साथ भी हम जो कुछ हो रहा है उसकी कुछ ना कुछ शेयरिंग करते रहें। आज का भी ये हमारा जो आपके साथ कार्यक्रम है इसको भी फेसबुक और ट्विटर के ऊपर लाइव किया जा रहा है ताकि जो कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के अंदर शामिल नहीं हो पाए हैं हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वो भी हमारे साथ इसके माध्यम से शामिल हो सके। बहुत सारी बातें इस 3.5 महीने की हैं क्योंकि लगभग 2 महीने से तो हम लोगों का ये दफ्तर बंद नहीं हुआ है, चाहे वो संडे हो, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो होली हो, और 24 घंटे लगभग यहाँ पर एक्टिविटी होती है। आप सब कम से कम टेलीफोन के माध्यम से कोई तकलीफ होती है तो उसकी जानकारी निश्चित रूप से हम सबको देते रहें
इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे सहयोगी सतीश वर्मा जी ने आपके साथ संपर्क किया है। हमारे किसी भी सहयोगी को आप कोई भी तकलीफ किसी भी समय होती है उसकी जानकारी देते रहें। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र के अधिकारियों को, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो दिल्ली सरकार या कॉरपोरेशन के हों, उनको सबको भी ये हिदायत दी है कि इस पीरियड में भी किसी भी प्रकार की तकलीफ क्षेत्र के लोगों को नहीं होनी चाहिए। आप सब कार्यकर्ताओं से भी मेरी ये अपेक्षा है कि आप एक दूसरे का ध्यान रखते हुए तकलीफ़ों का समाधान करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और उन तकलीफ़ों के संदर्भ में कोई भी ऐसी बात जो मेरे संज्ञान में लाना आवश्यक है उसको मेरे संज्ञान में अवश्य लाएंगे। आपके सबके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए और विशेष रूप से मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे अभी कॉरपोरेटर्स हैं, पुराने कॉरपोरेटर्स हैं, सीनियर लोग हैं, वो अधिकारियों के साथ मिलकर इस दौरान लोगों को कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसकी चिंता अभी ज़रूर करें। 3 मई तक लॉकडाउन है। अभी कुछ इलाके देश के जहां लॉकडाउन के अंदर थोड़ी छूट दी गई है, वो इलाके हैं जहां बीमारी का अभी प्रकोप नहीं हुआ है। हमारा सबका भी ये प्रयास रहना चाहिए कि हम सबके इलाकों में जहां बीमारी अभी नहीं आई है वहां पर हम किसी भी कीमत पर बीमारी को ना आने दें, और जिन इलाकों में हमारे हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं उन इलाकों के अंदर हम कोशिश करें कि सारे नियम कायदे कानूनों को ईमानदारी से पालन करें और करवाएं। कोरोना एक खतरनाक वायरस तो हो सकता है, लेकिन इससे बचने के लिए किसी रॉकेट साइंस के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। 80% मरीज तो स्वतः साधारण प्रिकॉशंस लेने के बाद ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनको अलग करना, आइसोलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारे दूसरे लोगों को बीमारी दे सकते हैं। और बाकी बचे हुए मरीज़ों को अस्पताल में भर्ती होना, कुछ एक को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ना, कुछ एक को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ना, ये सब संभावनाएं होती हैं। लेकिन मेरी यही कामना है कि जल्दी से जल्दी हम इस बीमारी से देश को मुक्ति दिला पाएं। हमारे क्षेत्र में कोई भी इससे प्रभावित ना हो, हमारे देश में कम से कम लोगों का नुकसान इस बीमारी के कारण हो, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करने में सफल हों। नरेंद्र मोदी जी स्वयं पहले ही दिन से इस बीमारी और इस बीमारी के लिए जो कुछ करना है उन सब विषयों पर व्यक्तिगत तौर पर पैनी निगाह रखे हैं। वो लगातार अपने दफ्तर के माध्यम से भी विषय को मॉनिटर करते हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय में हम सब लोग अपने अधिकारियों के साथ मिलकर सारे देश की परिस्थिति का दिन रात विश्लेषण करते हैं और उसके संदर्भ में जो कुछ करना है वो करते हैं। मैं इस अवसर पर आप सबके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए अभी मैं चाहता हूं कि मैं कुछ लोगों का मैं नाम लूँगा, तो एक दो लाइनों में, दो तीन वाक्यों में अपनी बात को कहें,
कोई बहुत लंबी बात आपको कहनी है तो आप बाद में कार्यक्रम के टेलीफोन करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि समय की सीमा है। मेरे को 6 बजे दूसरी एक मीटिंग के अंदर भी जाना है। राज सिंह जी बताइए, कैसी तबीयत है? हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। ठीक है? ठीक ठाक है जी, बढ़िया। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और आपकी दूरदृष्टि, आपकी मेहनत, आपकी लगन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश से कोरोना को भगाएगी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना। हरबंस धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हरबंस उप्पल जी हैं क्या? नमस्कार डॉक्टर साहब। उप्पल साहब, आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 22 तारीख से अब तक आपने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि बाहर नहीं निकलना। आपको पूरी सावधानी, आपको ज्यादा सावधानी बरतनी है। बिल्कुल बरत रहा हूँ जी, बिल्कुल। आपके कुशल नेतृत्व में हम इस कोरोना को हिंदुस्तान से जल्दी भगा दें। आपका सबका साथ रहेगा तो ऐसे ही होगा। घर के अंदर पूरा परिवार कुशल है। ठीक। रेखा गुप्ता जी हैं तो कुछ कहें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब, ये जो अपने हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार के अंतर्गत लोकनायक अस्पताल और बाकी जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स को लेके जाया जा रहा है, हमारे क्षेत्र में जो केस हुए और उनके पेशेंट का जब वहां लेके गए तो उनकी बहुत ज्यादा कंप्लेंट थी कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इन अस्पतालों में लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और उनको इतनी परेशानी है, उनके खाने का कोई सिस्टम नहीं होता वहां पर। कई घंटे उनको भोजन नहीं मिलता, डॉक्टर अटेंड नहीं कर रहे और बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में उन पेशेंट्स को रखा गया। फैमिली बहुत परेशान हुई। मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से वहां पर कुछ एक बार देखा भी जाए, पूरी वहां पे ऑन द स्पॉट जाकर के चीजों को वहां पे जायजा लिया जाए। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र साहब, धन्यवाद। वीरेंद्र गोयल जी हैं? हाँ जी। हाँ वीरेंद्र जी, कैसे हैं? हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। एक तो ये एक जो कारण है कि आप खुद डॉक्टर हैं, तो हमारे मंत्रालय ने, हमारी सरकार ने अपने नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ बहुत अच्छा काम किया, कोरोना पे काबू पाया है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, मेरे कुछ मित्र डॉक्टर हैं तो वो उनको कहते हैं कि बड़ी कारगर साबित होगी। थोड़ा सा सरकारी रूप में उनको फ्री हैंड दिया जाए। अगर डोनर और रेसिपिएंट दोनों तैयार है, कंसल्ट दे रहे हैं, तो इस थेरेपी को आगे बढ़ाया जाए। ये मेरा सुझाव भी और आपसे आग्रह भी है। प्लाज्मा थेरेपी के लिए हमने सारे देश को परमिशन दे दी है। ICMR और ड्रग कंट्रोलर की साइट पे उसके प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं और हमने अभी कल सारे देश के रेड क्रॉस के लोगों को भी मीटिंग करके इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बताया है कि वो ऐसे लोगों को काउंसलिंग भी करें और उनको जो है प्रेरित करें। अभी तिलक राज कटारिया जी बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। मैं आपके संज्ञान में ये बात डालना चाहता हूँ कि नॉर्थ एमसीडी के एरिया में 30 कंटेनमेंट जोन हैं जी। और उसमें हमारे सफाई कर्मी और मेडिकल स्टाफ सारा जो भी क्वारंटाइन पेशेंट्स हैं उनके लिए काम करते हैं, सफाई कर्मी भी हैं। पर जोन जो है 30 से ज्यादा लोग पर डे काम करते हैं, उनके पास पीपी किट नहीं है। और अगर जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है तो मुझे ये लगता है कि आपके मंत्रालय के माध्यम से अगर लगभग 10,000 पीपी किट नॉर्थ एमसीडी को मिल जाएंगी तो उनको, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं और उनको 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिल रही है, तो उनकी सुरक्षा की चिंता तो कम से कम हम कर सकें। तो उसमें एक तो मैं आपकी मदद चाहता हूँ। दूसरा, शालीमार बाग के अंदर खोसला हॉस्पिटल है जिसको शायद कोविड-19 सेंटर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने रिकमेंड किया है। यहाँ इस सेंटर के नजदीक अर्बन एरिया है, झुग्गी झोपड़ी यूएनवी ब्लॉक का है, सिंगलपुर का विलेज है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर जो है कोविड सेंटर यहाँ ना बन करके कहीं आउटस्कर्ट्स पर कहीं चला जाए।
इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। मैंने आपको उसके लिए पत्र भी भेजा है। धन्यवाद। देखिए दो बातें सुन लीजिए। जो आपकी दूसरी बात है, इसके लिए हमने दिल्ली गवर्नमेंट को कह दिया है, और अभी सिर्फ ये दो ही अस्पताल हैं दिल्ली गवर्नमेंट के जो कोविड के लिए डेडिकेटेड हैं। एक लोकनायक अस्पताल है और एक राजीव गांधी है। जो पीपीई किट्स की बात है, ये पीपीई किट्स जो है ये सफाई कर्मचारियों इत्यादियों के लिए नहीं है। ये सिर्फ जो डॉक्टर, वो भी कोविड के जो मरीजों को अस्पताल के अंदर डील करते हैं वार्ड्स में, पीपीई किट उनको यूज़ करना है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। उसकी ज़रूरत भी नहीं है। पीपीई किट किसको यूज़ करना है उसके लिए वेबसाइट पे बहुत डिटेल में इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, तो ये आप अपने यहाँ पे लोगों को समझाइए। जसवंत यादव जी हैं, संजीव शर्मा जी बताइए, नीरज जी आप ही बताइए, उनके बिहाफ पे आप बताओ, सबके अपने अपने पूरे क्षेत्र के बारे में बताइए। ये क्या हुआ? कोई नमस्कार। पहले तो ये दाढ़ी बनानी, धन्यवाद। आपको दाढ़ी बनानी नहीं आती क्या? बड़े युद्ध स्तर पर मैंने विनीत ने और अपने पूर्व बस्ती विधानसभा में मशीन खुद की खरीद के क्वारंटाइन करा रहे पूरे एरिया को जी, सुबह शाम। और सभी सोसाइटियों में मास्क बांटे हैं हमने जी। मतलब मेरे एरिया में एक कृष्णा अपार्टमेंट में हुआ है, वो भी लगभग ठीक होने जा रहा है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपका आशीर्वाद है। जैसे आपने देश में से पोलियो क्लिनिक किया था जी, ऐसी देश में से कोरोना भी आप भगाओगे। हमें पूरा विश्वास है डॉक्टर साहब आप पे। आप जो दिन रात लगे हुए हो, आप इतना अच्छा देश के लिए कर रहे हो। हम आपके साथ हैं। जो भी हमारा समय, हमारा तन मन धन जो भी आपको चाहिए, आपके साथ है हम लोग सर। शुक्रिया शुक्रिया। सुजीत ठाकुर जी, सुजीत ठाकुर जी हैं? नमस्कार। आइए आइए। आपको साधुवाद नमन। जो आपने जिस प्रकार पोलियो को भगाया, उसी प्रकार आपने इस कोरोना में दिल्ली या देश में अपने जो काम कर रहे हैं, इसके लिए देश आपको याद रखेगा। मेरा दो छोटा छोटा निवेदन है। एक तो सर, जो विधायक को इन्होंने 2000 और 2008 सांसद को इन्होंने कूपन की बात की है दिल्ली सरकार ने। आपके 10 विधानसभा, उनके एक विधायक को एक विधानसभा 2000 और इसको किस प्रकार देखना, ये मेरा आपके नजर में लाना था इस बात को। दूसरा, मैं अपने वार्ड में एक घर जाके कोई गली कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा है, सैनिटाइज कराया। पीतमपुरा में नहीं है जी, पीतमपुरा में कुछ नहीं है लोगों को। मंजू खंडेलवाल। चलिए बोलिए मंजू जी, बोलिए, आप बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने कोरोना पर इतना कंट्रोल किया हुआ है। आपकी बातों से सुनकर हमारे को इतनी एनर्जी मिलती है, बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब, मैंने अपने वार्ड में घर की सैनिटाइज करवाया है और यहाँ पर ऐसा घर नहीं छोड़ा वार्ड में जहाँ घर के अंदर सैनिटाइज कहा हुआ। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे बस ये करना चाहूंगी, कर्मचारी है वो काम करने आते हैं, वो सिर्फ एक बार हमसे कहते हैं कि हमें 3 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं मिली, प्लीज आप उनकी सैलरी का कुछ काम करवाइए। अच्छा ठीक है ठीक है। ये रोशन कंसल जी अभी दिखाई दिए, वो आएंगे सामने। रोशन कंसल जी। डॉक्टर साहब, वो रात दिन हमारे लिए काम हाँ, कर रहे हैं। मैं आपकी बात जो जहाँ पर पहुँचानी है जरूर पहुँचाऊंगा। रोशन कंसल जी। डॉक्टर साहब। आदरणीय डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदर्श नगर विधानसभा में अरविंद गुप्ता LNJP में 3 दिन से इलाज नहीं हो रहा था, तो मैंने भाई सदानंद जी जो रात को रिपोर्ट करी तो उसका इलाज शुरू हो गया। माँ बेटी की वीडियो वायरल हो रही थी काफी, तो जी ब्लॉक का था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तन्मयता से आप माननीय यशस्वी हमारे देव दुर्लभ प्रधानमंत्री जी के साथ जिस से काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में नाम रोशन हो रहा है। और मैं तो प्रभु से यही कामना करूंगा कि फिर विश्व में आपका नाम, जैसे पहले आप लाए थे पोलियो से, WHO से आपको सम्मान मिला, और अब की बारी इतना बड़ा सम्मान मिलेगा जिसमें हमारा जिला भी प्रफुल्लित होगा और लोकसभा चांदनी चौक भी। और आप इसी तरह अपना ध्यान रखते हुए सेवा में लगे रहें। और हमारे जिले में लगभग 34-35 हजार भोजन के पैकेट, ताजा भोजन, भंडारे, लंगर, और जहाँ से भी आपके यहाँ से
प्रदेश से और किसी सांसदों से जो भी नाम आते हैं हम सबकी भरपाई अपने जिले से करते हैं। अभी भी मैं जिला कार्यालय में ही हूँ और ये डेली की रिपोर्ट, एक बार डॉक्टर साहब मैं डेली रिपोर्ट आपको आपके उस पर डाल रहा हूँ। हमारा रवि इसकी सारी लेता रिपोर्ट मैं भी बात करता हूँ और सारा हमारा लगभग ये 35-40 अलग अलग कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, पार्षद, मोर्चे, संचय विभाग सभी कर रहे हैं और 28 रसोई हमारे जिले में भाई साहब डॉक्टर साहब चल रही है और जिसमें बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है, जिसमें हमने 30,000 मास्क भी जिले में लेके वो बंटवाए। मेडिकल की दवाइयाँ, किसी को गैस की या तेल की जरूरत हुई इसलिए थोड़ा बहुत गैस भी उसको दिया। तो जो भी हमारे पास आ रहा है आपके आशीर्वाद से सारा बहुत चलिए, बहुत हम जिले के माध्यम से कर बहुत रहे हैं आपको और सभी लोग बहुत मेहनत से जिले हम बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। अभी संजीव शर्मा जी हैं यहाँ पर, वंदना जेटली, आइए 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 स्क्रीन पे आइए। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ बताइए बताइए। सर आपका आप इतना देश भागना तय है। उस बीमारी को हटा दिया जो पूरे विश्व में हम सबको ड्रॉप पिला के और मोदी के नेतृत्व में हमारे डॉक्टर साहब आपके हाथ और हम पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं जगह जगह सफाई अब थैंक यू आपको देख के हमें बहुत लगती है। थैंक यू। आप अपने काम कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, हमें देख के इस चीज से हिम्मत बनती है कि हमें भी अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। हम हर घर को, हर जगह को, हर मोहल्ले को सैनिटाइज करवा रहे हैं। जैसे हम सफाई कराते थे वैसे ही हम 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी और शशि जी का। तिलक राम गुप्ता जी हैं, विनीत वोरा, आइए आइए सामने आइए, स्क्रीन पे बताइए। आवाज डॉक्टर साहब पहले तो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आपके जो डिसीजंस हैं बहुत अच्छे जा रहे हैं और लॉकडाउन का भी मोदी जी का डिसीजन बहुत सुंदर और अच्छा डिसीजन है। थोड़ा हार्ड है पब्लिक के लिए पर अच्छा है। और दूसरा हमारा वार्ड पश्चिम बिहार टोटली सैनिटाइज हो रहा है। यही एक काम है, सफाई और सैनिटाइजेशन, जो हम आज कर सकते हैं और लोगों को कोरोना से किस हद तक बचा सकते हैं। और मैंने पीछे आपसे बात की थी तो ड्रोन भी चलाया था अपने झुग्गियों को सैनिटाइज करने के लिए और काफी अच्छा रिस्पांस आया है। अपनी तरफ से बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। केसेस भी ज्यादा नहीं है, एक हॉटस्पॉट जरूर है पश्चिम बिहार में B1 ब्लॉक में, उसको प्रॉपरली हर रोज सैनिटाइज किया जा रहा है और बाकी पूरा एरिया आपके से बहुत बढ़िया चल रहा है जी। धन्यवाद। श्यामलाल गर्ग जी हैं क्या? नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ संजीव जी बताइए, संजीव शर्मा जी बताइए। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? आ रही है बताइए। हाँ जी, आपके आशीर्वाद से सब सही चल रहा है। सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अच्छा लगा आज आपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करी, सभी का मनोबल बढ़ा है। धन्यवाद। अपनी अपनी जरा स्वास्थ्य की चिंता करिए। ममता नागपाल जी हैं। जी नमस्कार डॉक्टर जी, नमस्कार। पहले तो बधाई आपको भी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में इसको हमने भगाने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, हम सब मोदी जी के और आपके साथ हैं और पूरी सेना आपके साथ है जी। और डॉक्टर साहब एक सुझाव है छोटा सा, जैसे कुछ लोग जो शरारत करके या जान के
लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे या बाहर निकलते हैं भीड़ बनाकर या लीडरशिप दिखाकर कुछ ऐसा गलत काम करने की कोशिश करते हैं, ये समय है कि उनके खिलाफ हम एक अध्यादेश ले आए और ऐसे लोगों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ने का एक बहुत अच्छा हमें अवसर भी मिल सकता है। इस समय पे हम ऐसा कुछ कर ले तो। बोलो जसवंत जी, बोलो। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। हाँ नमस्ते, सुन लिया, नमस्ते आपका। डॉक्टर साहब, हमारे वार्ड में पूरा ड्रोन से हमने वो कराया, विनीत वोरा जी ने लग के साथ में बहुत अच्छी तरीके से सैनिटाइज करा रहे हैं रोजाना। आपके माध्यम से डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया काम चल रहा है। 3 दफा सैनिटाइज करा दिया है ड्रोन से, पूरा जो सेवा बस्ती थी उसमें ड्रोन से करा दिया है डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा। और खाने की व्यवस्था पूरी हुई है जी आपके हमारे वार्ड में जी। अच्छा ठीक है जसवंत जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई आपको। शिखा भारद्वाज जी हैं, शिखा भारद्वाज जी। हाँ शिखा जी, कैसी हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप पूरे देश के, पूरे विश्व के लिए उदाहरण रख रहे हैं, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके साथ परिवार, स्टाफ सब जुड़ा है और हम सब जुड़े हैं। तो आपकी सेवा की सेहत हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। आप चिंता मत करिए, आपकी शुभकामना है, हमारे साथ सब ठीक रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। अभी और कोई अपने कनेक्ट होना चाहते हैं? अभी हमारे पास है 2-3 मिनट। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बोलिए बोलिए। अगर डॉक्टर साहब आपके समय हो तो 1 मिनट की बात करनी है। हाँ बोलिए बोलिए। डॉक्टर साहब ये है कि देखिए प्रदीप सेठी जी की बात नहीं है, हमारे सुधीर ठाकुर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। पर जो प्रीतमपुरा में एज ए अपने मैं यहाँ का अध्यक्ष भी हूँ और उस नाते मैंने कई बार रिक्वेस्ट कर लिया पर ये रिक्वेस्ट का बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। प्रीतमपुरा में काम हमारा 50% भी नहीं हुआ है और हैदरपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, पर प्रीतमपुरा की तरफ ध्यान भी देना चाहिए। चलिए ठीक है, 2 बजे से बैठ। ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब विनोद पंडित बोल रहा हूँ। हाँ बोलो पंडित जी, बोलो बोलो बोलो, आपके बोले बगैर तो काम पूरा नहीं होगा। बोलो विनोद पंडित जी, बोलो। कृपया 2 मिनट उनको भी दीजिए। पहले विनोद पंडित जी, विनोद पंडित जी बोलिए। डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रही है डॉक्टर साहब, बात नहीं हो पा रही। बोलते जाओ भाई, विनोद पंडित जी बोलते रहो। गोल शादी मारवाड़ से यहाँ पे तिलका कनाड़िया, प्रशासन जी, रेखा जी सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये कोविड का है ये हमारे सामने बैंकेट खाली हैं, इन बैंकेट में कर दें, यहाँ पे कोई आबादी नहीं है। चलिए अब ऐसा करिए कि जो इसके अलावा कुछ भी कम्युनिकेट करना है, मेरा अभी मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अलावा जो भी कुछ कम्युनिकेट करना है मुझे अभी मेरे फ़ोन पे फ़ोन करके बताइए। आपको सबको मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं जानता हूं कि आप सबसे बात मेरी नहीं हो पाई, लेकिन यह है कि आप में से सबके मुझे बहुत लोगों के चेहरे देखने का मौका मिल गया, आपकी आवाज़ सुनने का मौका मिल गया। नहीं हो रहा है, प्लीज सैनिटाइजर नहीं हो रहा है, प्लीज हमारी सुनिए। आपसे सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एक मिनट, शामलाल गर्ग जी अपनी बात रखना चाहते हैं, कृपया आप सबसे अनुरोध है, सब शांत हो जाए। अच्छा श्यामलाल जी आए, आ गए। श्यामलाल जी की बात सुन लीजिए आप। श्यामलाल जी बताइए, बोल रहे नहीं? पूरी जनता कर रही है कि आपने आज जिस तरह से गागर में सागर भरकर कार्यकर्ताओं को बहुत ही प्रोत्साहित किया है और केवल भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज भारत का
नाम अगर है तो जहाँ डॉक्टर मोदी का नाम है उसके साथ साथ डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम भी है। आपने देश को जिस प्रकार से कोरोना से बचाकर देशवासियों पर, उपकार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सराहनीय काम किया है उसे केवल बीजेपी नहीं अपितु भारत में भी बहुत ही तो भारत का बहुत बहुत आशीर्वाद है और ये रहे। और देशवासियों को ये पूरा यकीन है कि जब तक डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे हुए इस देश की जनता को कुछ नहीं हो सकता। इतना ही मुझे कहना है और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा फोन डिस्कनेक्ट था जब आपने आवाज लगाई तो मुझे अभी शिखा भारद्वाज ने बताया कि आपको याद किया जाए। अच्छा, मैं एक बात अंत में आपसे सबसे कहना चाहता हूँ। हेलो, एक बात दोबारा से कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मैंने मास्क लगाए हुए नहीं देखा है। इसको मास्क लगाने की प्रक्रिया को इसको हल्के में मत लीजिए। और दूसरा, बहुत सारे मैंने कार्यकर्ताओं को देखा कि उन्होंने दाढ़ी नहीं बनाई है। तो मेरे को ये कहना है कि मोदी जी ने, सरकार ने लॉकडाउन किया है लेकिन दाढ़ी बनाने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रखा है। आप दाढ़ी आप बना सकते हैं, दाढ़ी आप जरूर बनाइए, क्योंकि दाढ़ी नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि वायरस जो है यहाँ पर आकर अटक जाएगा दाढ़ी के अंदर। इसलिए दाढ़ी बनाइए। आप भी कुछ क्षेत्र में कुछ लोगों की मदद करवाओ ना, जैसे एमएलए मदद कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, ऐसे आप भी तो अपने सांसद फंड से कुछ मार्क्स बंटवाओ, कुछ मदद करो ना लोगों की। हमने अपना सारा सांसद फंड, सारे सांसदों ने, पूरे देश के सांसदों ने सारा का सारा फंड जो है वो प्रधानमंत्री जी को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, जो पीएम केयर्स फंड के लिए दे दिया है। पूरा का पूरा जो है सारे देश के सांसदों ने, हमने नहीं, सारे देश के सांसदों ने दे दिया है। आपकी जो भी तकलीफें आप हमारे को बताइए, हम उसके बगैर भी उनको दूर करेंगे। अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान से आप सबके लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत जल्दी फिर से मिलने की मैं कोशिश करूंगा आपसे। नमस्कार। भारत माता की जय।